बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू Node.js 360 बूट कैंप। इस कोर्स में हम Node.js के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। Node.js के बेसिक्स जैसे कि वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कैसे भेजते हैं एंड सो ऑन, इससे हम स्टार्ट करेंगे और हम ऑल द वे एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। जैसे Node.js में एक एपीआईज को कैसे क्रिएट करते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग Node.js में कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंट डेटाबेसेस को Node.js के साथ कनेक्ट करते हैं और कैसे अपने एप्लीकेशंस को, अपने Node.js के एप्लीकेशंस को हम क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो वी विल कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंशाल्लाह। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं और आप बैक एंड को लर्न करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आप एक कंप्लीट बिगिनर है जिसने सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ा है और वो अभी बैक एंड को एक्सप्लोर करना चाहता है, या आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर है और आप Node.js को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो व्हाटएवर द केस इज, यू आर ऑन द राइट प्लेस। दिस कोर्स इज फॉर यू। मैं ये कोर्स बनाते हुए अस्यूम करूंगा कि आपको जावास्क्रिप्ट की सही अंडरस्टैंडिंग है। हम इस कोर्स में बैकएंड की चीज़ों पे फोकस करेंगे रादर देन फोकसिंग ऑन द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इटसेल्फ। तो मैं ये अस्यूम करूंगा कि आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में मसले हैं, आई विल एडवाइज यू टू गो बैक और दोबारा से आप जावास्क्रिप्ट को लर्न करें। जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उसको लर्न करें एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट दिस कोर्स। सो जावास्क्रिप्ट यू कैन से इट्स अ प्री रिक्विजिट फॉर दिस कोर्स। हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के मुतालिक चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम बैक एंड से रिलेटेड चीज़ों पे इस कोर्स में फोकस करेंगे। सो या दैट वाज अ लिटिल एडवाइस। अगर आपको Node.js के बेसिक्स का पता है, आप जानते हैं कि व्हाट Node.js इज, हाउ टू डाउनलोड इट, हाउ टू इंस्टॉल इट इन योर कंप्यूटर, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट। What is Node.js? Node.js is an open source and cross-platform JavaScript runtime environment that runs on the Chrome's V8 engine and executes JavaScript code outside a web browser. Hmm, बहुत जिब्रिश है ना? समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, Node.js क्या है? In simple terms, Node.js is JavaScript outside the browser. देखिए, हम JavaScript को ना सिर्फ ब्राउज़र के अंदर, लाइक जो आपने ब्राउज़र के अंदर जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, वो जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र तक ही महदूद है और सिर्फ ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, ब्राउज़र के बाहर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो अगर वो ब्राउज़र के बाहर एग्जीक्यूट नहीं, हम उसको नहीं कर सकते, तो हमारे पास फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं है, हम ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट से फाइल हैंडलिंग नहीं कर सकते, फाइल्स को नहीं बना सकते, उनके साथ डिफरेंट ऑपरेशंस नहीं कर सकते, जैसे क्रिएट, डिलीट, अपडेट वगैरह। तो हम फाइल्स के साथ वो नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ हम खेल नहीं सकते। सो वाई? बिकॉज वी आर रनिंग जावास्क्रिप्ट इनसाइड द ब्राउज़र। जब जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के एनवायरनमेंट से निकल कर बाहर हम उसको रन करते हैं, इसको कहते हैं Node.js। इसमें जो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं और आखिर में फिर हमें समझ आ जाएगा कि व्हाट एक्चुअली Node.js इज। So let's start. The first difficult word is open source. तो what is open source? देखिए, जितना भी कोड है ना, दुनिया में जितना भी कोड है, उनको हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो कोड जो कि पब्लिकली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना एक वर्जन बना सकते हैं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ऐसे कोड को ओपन सोर्स कोड कहते हैं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और अपने लिए उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और कोई भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वो एक कंपनी ओन, पास दफ़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो कंपनीज भी ओन करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
ओपन सोर्स कम्युनिटी होती है जो कि उन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन कर रही होती है, उनको बना रही होती है, उनमें फीचर्स ऐड कर रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोजिला फायरफॉक्स है, वर्डप्रेस है, ये सारे के सारे ओपन सोर्स हैं। अब आप लिनक्स को देखिए, लिनक्स के कितने डिस्ट्रीब्यूशंस लोगों ने बनाए हैं। हर एक कंपनी ने लिनक्स के बेसिक वर्जन को लिया है और उसको अपने लिए अपने पर्पस के लिए मॉडिफाई किया है और फिर उसको रीसेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। दूसरे किस्म के जो कोड होते हैं वो होते हैं क्लोज सोर्स। इसको प्रोप्राइटरी कोड भी कहा जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ओन करती है और वो ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं चाहती कि कोई हमारा कोड देख सके। यू कैन रन द सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर बट यू कैन नॉट सी द कोड। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज का कोड आप नहीं देख सकते लेकिन विंडोज को आप यूज कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। और जितने भी एडोब के प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्लोज सोर्स हैं, जैसे इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप है, वगैरह वगैरह। नोड.जेएस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप अगर गिटहब में जाए ना और आप सर्च करें नोड को, तो आपको नोड की रिपोजिटरी मिल जाएगी जहाँ पे नोड का सारा कोड मौजूद है। एंड यू कैन लिटरली सी ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन क्लोन इट, you can create another version of Node by yourself. So Node is an open source software. Now, what is cross platform? यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में प्लेटफॉर्म का बेसिकली मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। शायद आपको पता हो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, और हर एक अगर लेट से आप एक लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो वो एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको जावा यूज करनी होगी। अगर आप iOS के लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आपको फिर स्विफ्ट यूज करना होगा। इसी तरह से जो लैपटॉप्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होती हैं, जैसे कि विंडोज, इसी तरह से लिनक्स यूज होता है, और मैकबुक्स में मैक ओएस यूज होता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, और इनमें एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करने पड़ते हैं। लेकिन नोड.जेएस जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना हो बल्कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चल सकता है। सो नोड.जेएस इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल सकता है, और एक ही कोड आप लिख लेते हैं, वो विंडोज में भी काम करता है, लिनक्स में भी काम करता है, और मैक ओएस में भी काम करता है। सो नोड.जेएस इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा कंपाइलेशन, रन टाइम को समझने के लिए थोड़ा सा कंपाइलेशन को समझते हैं, फिर हमें रन टाइम की ईजिली समझ आ जाएगी कि नोड.जेएस कैसे जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। तो देखिए, हमारे पास जो कंपाइलेशन है ये क्या चीज़ है। लेट्स से हमारे पास एक पीस ऑफ प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जिसको हम चलाना चाहते हैं। तो आपको पता है कंप्यूटर वंस जीरोज और वंस को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। वो हमारे जो हम जिस लैंग्वेज में, चाहे वो C++ है, जावा है, जो भी लैंग्वेज है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, व्हाटएवर इट इज, वो उसको नहीं समझता, उसको सिर्फ जीरोज और वंस की समझ आती है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ तो ये कैसे रन होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बाहर मुल्क चले जाते हैं और आपको एक ही लैंग्वेज आती है, तो आप वहाँ के एनवायरनमेंट में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आपको बेसिकली एक ट्रांसलेटर ढूंढना होगा जो आपकी बात को ट्रांसलेट कर सके इन दैट लोकल लैंग्वेज। इसी तरह से कंप्यूटर का भी यही हिसाब है। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारे लिए आसानी होती है कि हम उस लैंग्वेज में आसानी से प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर को इस काबिल बनाने के लिए कि उस पे हम वो प्रोग्राम रन कर सकें, हम उसको बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं। इस ट्रांसलेशन को कंपाइलेशन कहते हैं, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर हमारे लिए ये काम करता है, उसको कंपाइलर कहते हैं। तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड, और मशीन कोड के फाइल को ऑब्जेक्ट कोड, या मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, बाइनरी फाइल्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स भी कहते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो ये प्रोसेस है। तो फिर आप इस बाइनरी फाइल को या इस मशीन कोड को फिर डायरेक्टली रन कर सकते हैं। अगर आपने C++ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे आप सबसे पहले बिल्ड बनाते हैं, ठीक है। या जावा अगर आपने देखा हो तो वहाँ आप बिल्ड बनाते हैं, और आपके पास एक
फाइल बन जाता है मशीन कोड का, ऑब्जेक्ट फाइल उसको कहते हैं, और फिर आप उसको रन कर सकते हैं। हम कंपाइलेशन को इन टू कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी कंपाइलेशंस हैं उनको टू कैटेगरीज में, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशंस होते हैं। अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन का मतलब ये है कि चलाने से पहले, इस कोड उस प्रोग्राम को रन करने से पहले ही हम उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस और जावा है, इस तरह के लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप जब इनके प्रोग्राम्स को चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप आप उनको पहले, सबसे पहले कंपाइल करते हैं, उनके ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट फाइल्स जब उनके बन जाते हैं तो फिर वो रन हो सकते हैं। इसको कहते हैं अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। दूसरा टाइप का कंपाइलेशन वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन है, जिसमें हमें अलहदा से मशीन कोड के फाइल्स नहीं बनाने होते, बल्कि हम डायरेक्टली उन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, और ऑन द फ्लाई वो उसी टाइम पे कंपाइल भी होते हैं और रन भी होते हैं। अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन में ये होता है कि आप पहले बाइनरी फाइल्स बनाते हैं और बाइनरी फाइल्स को फिर आप रन करते हैं, लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन में आप डायरेक्टली उन प्रोग्राम को रन करते हैं, और वो प्रोग्राम जो है वो क्या करता है कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन उनकी होती है, तो वो कंपाइल भी होते हैं और उसी टाइम पे रन भी होते हैं। जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स होते हैं उनको कभी कभार, बल्कि अक्सर, हम इंटरप्रेटर्स भी कहते हैं। अहेड ऑफ टाइम कंपाइल लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस आती है, जावा आती है, सी शार्प आती है, ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं ये अहेड ऑफ टाइम कंपाइल्ड होती हैं। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज जस्ट इन टाइम कंपाइल होती है, जैसे पाइथन और जावा स्क्रिप्ट, तो उनको फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट में जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो आप कभी भी उसके बाइनरी फाइल्स नहीं देखते, बल्कि वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के फाइल्स वो ब्राउजर के अंदर रन होते हैं, क्योंकि वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन उसकी होती है। तो जो लैंग्वेजेस जस्ट इन टाइम कंपाइल होती है उसके कंपाइलर को इंटरप्रेटर कहते हैं, या उनके कंपाइलेशन को इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज रन टाइम। रन टाइम को समझने के लिए अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर काम करता है, और वो ब्राउज़र 2009 से पहले वो ब्राउज़र के बाहर काम नहीं करता। तो आपने अगर देखा हो तो हर एक जो लैंग्वेज है उसका अपना कंपाइलर होता है। एक कंपाइलर हर एक लैंग्वेज को कंपाइल नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास किसी लैंग्वेज का कंपाइलर नहीं है, सो आपका कंप्यूटर उस लैंग्वेज के एक प्रोग्राम को जो कि उस लैंग्वेज में लिखा गया है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हम, लेट से आप जावा का कोई कोड रन करना चाहते हैं, तो आपको जावा का कंपाइलर डाउनलोड करना होगा ताकि वो आपके लिए कंपाइल कर सके और आपका मशीन पर उसको समझ सके। तो बिल्कुल इसी तरह से ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट क्यों काम करता है, क्योंकि हर ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर मौजूद होता है। चूंकि जावास्क्रिप्ट जस्ट इन टाइम कंपाइल होती है तो इसके कंपाइलर को हम इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को जावास्क्रिप्ट इंजन मोस्टली कहते हैं। इसका नाम जो है वो जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो ब्राउज़र में क्यों जावास्क्रिप्ट रन होता है, क्योंकि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। तो जब एक यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी सर्वर को, तो वो वेब पेज उसको रिस्पॉन्स में वेब पेज दे देता है, मतलब HTML के फाइल्स देता है और साथ में जावास्क्रिप्ट के फाइल्स भी दे देता है। तो वो जो HTML होता है वो रेंडर कर लेता है, ड्रॉ कर लेता है, और जो जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, वो एग्जीक्यूट कर लेता है यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इंजन। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर में उसको रन करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे जावास्क्रिप्ट का इंजन आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर चाहिए होगा। इसी तरह के कुछ और टूल्स भी चाहिए होंगे ताकि मैं अपना जो प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का वो आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर एनवायरनमेंट में रन कर सकूं, ताकि फिर उसको फाइल सिस्टम का एक्सेस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस हो, जिस तरह और लैंग्वेजेस को जो एक्सेस होता है वो सारा का सारा Node.js के पास भी हो। तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम या Node.js में क्या है? Node.js is actually that environment which is
which is necessary for running JavaScript outside the browser. So Node.js is basically वो आपको एक environment देता है कि आप जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर चला सके। तो उसमें क्या क्या है? तो Node.js का जो एनवायरनमेंट है, जो रन टाइम है, रन टाइम बेसिकली ये इट प्रोवाइड रन टाइम इज बेसिकली एन एनवायरनमेंट फॉर अ लैंग्वेज, ताकि वो लैंग्वेज वो एग्जीक्यूट उसके प्रोग्राम्स को उस सिस्टम पे एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट का रन टाइम वहां पे लाना होगा, और जावास्क्रिप्ट के रन टाइम को हम Node.js कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है, ऐसा कोड होता है जो कि आप नहीं लिखते, लेकिन वो जो लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि आप डिफाइन नहीं करते, लेकिन अंडर द हुड वो हो रहे होते हैं, जैसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जस्ट कीप इन माइंड that Node.js is a complete environment। तो जब आप Node.js इंस्टॉल करते हैं तो आप इवेंट ड्रिवन जो आर्किटेक्चर होता है, जो पैकेज मैनेजर होता है, उसके अंदर V8 जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। बेसिकली क्रोम जो ब्राउजर है, इट यूजेस द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, राइट। इसी तरह से जो फायरफॉक्स है वो स्पाइडर मंकी यूज करता है, और जो इंटरनेट एज है वो चाक्रा यूज करता है। तो हर एक कंपनी ने अपने ब्राउजर के अंदर उनके जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उनको अलग-अलग नाम दिए हैं। तो क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको V8 कहते हैं, और Node.js बेसिकली उसी V8 इंजन को, उस V8 कंपाइलर को बेसिकली यूज करता है टू रन द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर। So we have the event-driven architecture, the package manager, the V8 JavaScript engine, the core modules, and also the development tools. These all are included in the JavaScript runtime or Node.js. So in short, हर एक लैंग्वेज के लिए एक रन टाइम चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि वो लैंग्वेज उसमें रन हो सके। जावास्क्रिप्ट के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है फॉर रनिंग इट आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट रन टाइम और Node.js, जिसमें ये तमाम चीजें हैं जो कि यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है। और Node.js बेसिकली यूज करता है V8 जावास्क्रिप्ट इंजन for compiling or for converting the JavaScript code into the machine language. So I hope you understand now the runtime, what the runtime is. तो जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैकएंड, क्यों हमें एक बैकएंड की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इंटरनेट में देखें तो दो कंप्यूटर्स वो कम्युनिकेट करते हैं। उस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है। सो क्लाइंट बेसिकली सेंड्स अ रिक्वेस्ट, और एक कंप्यूटर होता है जो उसको बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजता है। तो जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है उसको क्लाइंट कहते हैं, और जो उसको रिस्पॉन्स भेजता है वो उसको हम सर्वर कहते हैं। अब देखिए, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भेजना, इट रिक्वायर्स अ प्रोग्राम टू बी रन on the other computer which is server। मिसाल देता हूं, आप फेसबुक में लॉग इन हो रहे हैं, तो फेसबुक में जब आप वैलिड क्रेडेंशियल्स दे देते हैं वो आपको लॉग इन कर लेता है, और आपको अपने होम फीड पर अपने आपसे जो रिलेटेड पोस्ट हैं वो आपको नजर आते हैं। लेकिन अगर आपने क्रेडेंशियल्स गलत दिए हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप लॉग इन हो जाए। तो ये कौन कर रहा होता है? सो बेसिकली यू आर क्लाइंट इन दिस एग्जांपल एंड यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू द फेसबुक सर्वर, and the Facebook server is analyzing that request and then sending the response accordingly। तो अब जो Facebook का सर्वर है वहां पे भी एक प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। उस प्रोग्राम को बनाने के लिए उसको बैकएंड कहते हैं। सर्वर पे जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है, दैट इज वी यूजुअली कॉल्ड इट बैकएंड, राइट। सो बैकएंड के क्या क्या खुसूसियात हो सकती हैं, बैकएंड क्या क्या कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप और लैंग्वेजेस में भी बैकएंड बना सकते हैं, लेकिन चले एक नोड का सर्वर है, वो क्या क्या कर सकता है। उसमें सारा जो बिजनेस लॉजिक होता है कि किसको क्या दिखाना है, किस यूजर के साथ कौन सा डेटा बिलोंग करता है, किस यूजर ने पेमेंट की है, किसने नहीं की है, सारा का सारा जो बिजनेस लॉजिक होता है ये उस सर्वर में होता है, ठीक है।
इसी तरह से जो आपको हर एक यूज़र के अकॉर्डिंगली HTML प्रिपेयर करना, ये भी बैकएंड का काम है। आपको अपने प्रोफाइल में अपना नाम नज़र आ रहा है, दूसरे को दूसरा नाम नज़र आ रहा है, और पेज सारा डिज़ाइन सेम है लेकिन डेटा उसमें चेंज है। इसको कहते हैं डायनामिक HTML। तो वो भी सर्वर का बैकएंड का काम है कि वो आपके लिए डायनामिक HTML को वो कर सके, क्रिएट कर सके। इसी तरह से फाइल्स को हैंडल करना, सर्वर पे फाइल को स्टोर करना, उसको डिलीट करना, अपडेट करना, व्हाटएवर इट इज, ये भी बैकएंड का काम है, सर्वर का काम है। इसी तरह से ऑथेंटिकेशन, जिस तरह हमने अभी एग्जांपल दी, तो ये भी वो सर्वर करता है। इसी तरह वैलिडेशंस और डेटाबेस के साथ ये सारे के सारे कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे काम ये सर्वर करता है, बैकएंड करता है। और इसके लिए हम डिफरेंट सर्वर और बैकएंड को बनाने के लिए, सर्वर पे जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है, इट्स यूजुअली कॉल्ड बैकएंड, उसको बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम Node.js को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अब Node.js के alternatives हैं, a lot of alternatives. We can use Python, we can use PHP, ASP.NET, Java, Ruby, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, Golang है, Rust भी है। सो हर एक के डिफरेंट नीशेस हैं। तो आप यूज कर सकते हैं, आप पाइथन को भी यूज कर सकते हैं, PHP को। यूजर को कुछ भी डिफरेंस महसूस नहीं होगा कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका बैकएंड बनाया गया है। एज अ फ्रंट एंड आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन आप सबको यूज कर सकते हैं। सो देन व्हाई वी आर चूजिंग Node.js, उसके मेनी रीजंस हैं। तो जो की फीचर्स मैंने लिखे हैं उसमें सबसे पहला फीचर ये है कि एक तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब अगर आप मोस्टली तो नहीं, देखो कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स और कुछ ऐसे बैकएंड सॉल्यूशंस है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो सिर्फ विंडोज के लिए आप बैकएंड, विंडो एप्लीकेशन के लिए आप वो बना सकते हैं। सो या Node.js इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप इसको चला सकते हैं। इसी तरह से जो Node.js का आर्किटेक्चर है दैट इज इवेंट ड्रिवन, और इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल जो है, ये Node.js के सर्वर को ब्लॉक करने नहीं देता। तो इस जुमले का मतलब ये है कि अगर आपको कल को आपके सर्वर पे काफ़ी लोड आ गया है तो आपका सर्वर क्रैश नहीं होगा, बल्कि Node.js जो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज करता है, इसके बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो जो आर्किटेक्चर है दैट अलाउज Node.js टू हैंडल मल्टीपल कंकरेंट रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम विदाउट क्रैशिंग इट। Node.js जो है ये सिंगल थ्रेड है, आपके पास सिर्फ एक ही थ्रेड होता है, प्रोग्राम का थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है फॉर ऑल इट्स IO ऑपरेशंस। और ये ब्लॉकिंग जो वो होते हैं, काम होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, उसके लिए अलहदा से फिर वर्कर थ्रेड्स बना देता है। दैट्स समथिंग दैट विल बी डिस्कस्ड इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। तो ये सिंगल थ्रेड इसको इस काबिल बनाता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंकरेंट कनेक्शंस को हैंडल कर सके। Node.js वो हॉरिजॉन्टली आप उसको स्केल भी कर सकते हैं। स्केल करना Node.js के एप्लीकेशन को काफ़ी आसान होता है। V8 जावास्क्रिप्ट इंजन अंडर द हुड Node.js यूज करता है, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट जावास्क्रिप्ट इंजन्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लार्ज कम्युनिटी। Node.js की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आपको बहुत आसानी से हेल्प मिल सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पैकेजेस, तो कम्युनिटी अगर ज़्यादा है तो कम्युनिटी ने आपके लिए काफ़ी काम आसान किया होता है। So it's a powerful and versatile runtime environment that can be used to build a wide range of applications. और ये एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन nowadays। और ये इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर बन गया है क्योंकि आपको, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो आपको स्टेट चेंज नहीं करना होता, वही जावास्क्रिप्ट होता है, लेकिन आप उसमें बैक एंड के भी वो कोड लिख रहे होते हैं। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, और थ्योरी से आपको बोर नहीं करूंगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो कैसे हम Node.js के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो इजी पीजी, सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि आपको जाना होगा इस URL पे, विच इज़ nodejs.org, और यहाँ पे जाके आपने जो LTS वर्जन है Node.js का वो डाउनलोड करना होगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ये नहीं करूँगा,
जो नाउ जो एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी ये एक ऐसा वर्जन होता है जिसका ये काफी टाइम के लिए, मतलब एक साल के लिए ये इनको वो करेंगे, यानी एक साल के लिए यही 20 मेजर वर्जन होगा, और जो करंट वर्जन है दैट इज 21। सो आप इसको इंस्टॉल करें, और जब आप इसको डाउनलोड करें, और जब आप डाउनलोड करते हैं तो फिर एक इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो जाएगा, बस डबल क्लिक करें, और जैसे आप एक आम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए, उसको कंफर्म करने के लिए कि ये इंस्टॉल हो गया है कि नहीं, आपने क्या करना होगा कि आपने विंडोज़ में अगर आप हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट, या अगर आप लिनक्स में हैं या मैक ओएस में है तो आपको टर्मिनल खोलना होगा। विंडोज़ 11 में यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को टर्मिनल भी कहते हैं। अगर कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल या टर्मिनल जो भी है, इसको आप खोलें और आप नोड यहाँ पे टाइप करें, नोड -v, कि मेरे पास नोड का कौन सा वर्जन है। सो मेरे पास करंटली नोड वर्जन 18 है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि मेरे कंप्यूटर में नोड जेएस इंस्टॉल हो गया है, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ वंस यू टाइप, अच्छा, अगर हम सिर्फ नोट टाइप करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, यानी वहां पे हम टर्मिनल में ही एक रिपल लॉन्च हो जाएगा। एंड व्हाट इज रिपल? इट्स रीड यूजर इनपुट्स, इवॉल्वेट यूजर इनपुट्स, रीड, इवॉल्व, प्रिंट, लूप। हाउ? लेट्स सी। मैं अगर यहाँ पे नोट टाइप करूंगा तो ये देखिए एक इंटरफेस में एक इंटरफेस लॉन्च हो गया है, जिसमें मैं सिंपल सिंपल कमांड्स नोट के रन जावास्क्रिप्ट के वो कोड लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट console.log, और मैं लिख सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, राइट। सो ये देखिए, ये डायरेक्टली आप जैसे ही इंटर दबाते हैं तो ये उसी टाइम पे कंपाइल भी हो जाता है और फिर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। तो ये कंसोल ने हमें ये लाइन बेसिकली आउटपुट कर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख लें var a इज इक्वल टू 5, और अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई, ये जो आप स्टेटमेंट रन कर रहे हैं इसका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो ये बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करता है, उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो दिखाता है आपको। ये जो रेपल की विंडो है, जो रेपल है, ये बेसिकली आपको स्टेटमेंट का रिटर्न बताता है। तो अगर आप सिर्फ ए लिखें तो ये देखिए वो ए की वैल्यू वो 5 है, तो ए इज बेसिकली रिटर्निंग 5। Now, if I say var b is equal to 10, so nothing is returned. If I write a plus b, so now 15. So I can run simple commands of Node.js. अगर मुझे एक फंक्शन बनाना है, let's say sum का फंक्शन sum a, और ऑफ कोर्स फंक्शन मल्टीपल लाइंस पे भी हो सकता है। तो अगर आप मल्टीपल लाइंस का कोड इसमें रन करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट इंटर दबाना होगा नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, तो वो उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न a प्लस बी, ठीक है, और फिर शिफ्ट इंटर और क्लोजिंग ब्रेसेस। सो ये मेरे पास एक फंक्शन है, मैं अगर इसको कॉल करूंगा विद द आर्गुमेंट्स 10 एंड 100, लेट्स से, तो ये देखिए ये सम 110 सम को रिटर्न कर रहा है। सो प्ले विद इट एंड यू कैन रन सिंपल कमांड्स इनसाइड इट। अपने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस विंडो से निकलना चाहते हैं तो आप .exec का कमांड रन करें, आप इस विंडो से निकल जाएंगे। सही। So these are some simple tasks that I have mentioned over here. आप पहले नोट को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और रेपल लॉन्च करें, उसमें वेरिएबल्स डिफाइन करें, डिफरेंट डेटा टाइप्स उनको असाइन करें, अरेज क्रिएट करें और फिर उन पे डिफरेंट ऑपरेशंस करें। So this is all about Node.js. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम Node.js के बेसिक्स को कवर करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम एक बेसिक वेब सर्वर को यूजिंग Node.js वो क्रिएट करेंगे। वन थिंग जो कि मैं मेंशन करना भूल गया, आई विल मेंशन इट इन द लास्ट, विच इज के Node.js कब बना है, कब क्रिएट किया गया है। सो Node.js वाज डेवलप्ड बेसिकली इन 2009 बाय रायन डेल। तो रायन डेल ने क्या किया कि उसने भी एक जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो क्रोम कर लिया और उसको
उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसने जावास्क्रिप्ट का रन टाइम बना दिया. सो रन टाइम बेसिकली इट्स द V8 इंजन इज वन पार्ट ऑफ रन टाइम, इट्स नॉट द होल रन टाइम. ठीक है, तो ये बेसिकली 2009 में डेवलप किया गया था और इसने दुनिया बदल दी. फिर 2015 के बाद एक बहुत ही मेजर इंक्लिनेशन आया है मार्केट का टूवर्ड्स अडॉप्टिंग Node.js एंड नाउ इट्स अ वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी. सो या, दैट्स ऑल अबाउट Node.js. अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. दैट्स इट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक्स को, Node.js के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे. So that's it for today. Thank you guys for watching. Inshallah, see you in the next video.